प्रियंका गांधी से आप जो व्यक्तिगत जो है मिल करके क्या मांग रखे हैं उनसे? मैम अब सर मैं उनके लिए जो पिछले 3 सालों से आर्मी की रैली भर्ती नहीं आई है उसके लिए अपील किया हूँ। और जो योगी सरकार ने अपील किया था कि मैं पिछले नवंबर से ही बोल रहे थे कि 26,000 पुलिस की वैकेंसी को मतलब पुलिस अकेडमी में मतलब पुलिस संचालन में उसे अप्रूवल मिल गया है, लेकिन अभी तक फरवरी आ गया है, मार्च आने वाला है, लेकिन अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। हम लोग उसकी तैयारी करते करते थक गए हैं। क्या बोली हैं वो? बोली है कि ठीक है, मैं आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे और आपकी आवाज को आगे ले जाएंगे। और कुछ प्रियंका गांधी जी आपका नंबर नोट किए हैं? हाँ, नंबर मेरी नोट किए हैं। क्यों नंबर मांगे? वो बोल रही है कि ठीक है, आप अपने साथी के जितने भी युवा हैं उनको एकत्रित करिए और मतलब आवाज उठाइए और रैली भी आएगी और जो वैकेंसी पुलिस की है वो भी आएगी। क्या लगता है इस बार जो है विधानसभा चुनाव में आप कितना समर्थन करेंगे, कैसे समर्थन? मैं तो कांग्रेस का फुल सपोर्ट करूंगा और चाहूंगा कि प्रियंका गांधी ही बने उत्तर प्रदेश के सीएम। और जो भी वैकेंसी है, जो भी रोजगार वाले हैं, बेरोजगार वाले हैं, उनको रोजगार मिले। हम जैसे स्टूडेंट, हम बीटेक करके फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी ही नहीं आई है कि जिसको मैं अप्लाई कर सकूँ। क्या नाम आपका, कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं ग्राम बैनों का निवासी हूँ। नौतनवा विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी सदा मोहन उपाध्याय के प्रचार में अड्डा बाजार इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हेलीपैड के पास जा रही थी। तभी एक आर्मी की तैयारी कर रहा जवान उनके पास पहुंचा। हालांकि जब सुरक्षा एजेंसियों रोकने का प्रयास की तो प्रियंका ने इस नवयुवक को अपने पास बुला लिया। यह युवक ग्राम बरवा बनकटा चंदन निवासी अपना नाम राजेश कुमार बताया। उसने प्रियंका गांधी से कहा कि विगत 3 सालों से आर्मी की भर्ती के लिए वह तैयारी कर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार में अभी तक आर्मी की भर्ती के लिए कोई बांड नहीं आया है। वहीं योगी सरकार ने भी पुलिस की भर्ती के लिए नवंबर में घोषणा की थी, लेकिन अभी भी यह भर्ती नहीं हुई है। उसके बाद प्रियंका ने इस जवान का नंबर खुद अपने पास नोट किया। उससे कहीं कि कांग्रेस का समर्थन करो और उसकी लड़ाई प्रियंका गांधी खुद लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्रियंका जी से इस देश की राजनीति की एक नई धारा निकल रही है। प्रियंका जी ने इस देश की राजनीति को एक नया सबक सिखाया है और वो सबक है आगे बढ़कर महिलाओं का, मजलूमों का, जिसका उत्पीड़न हो रहा है उसको गले लगा लेना, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाना और निर्भीक और निडर होकर आवाज उठाना जो उत्पीड़न करते हो। मैंने इनको करीब से देखा है, मैंने देखा है कि कैसे इन्होंने हाथरस जाकर उस मां को गले लगाकर उसको सांत्वना दी थी। और मैंने इनको देखा है कि कब इन्होंने सुबह 3 बजे लखीमपुर में जब किसान नरसंहार हुआ था तब अपनी शक्ति दिखाकर वहां जाने का साहस दिखाया था जब कोई नहीं जा पा रहा था। और इसीलिए मैं कहती हूँ प्रियंका गांधी होने के लिए आपकी आत्मा में गांधी और कलेजा शेर का चाहिए। प्रियंका गांधी जी, आपका इस हमारी धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कैंडिडेट सदा मोहन उपाध्याय जी का हम लोग सब समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं और आशा करते हैं कि अड्डा बाजार की ये जनता उनका समर्थन करेगी और कांग्रेस और प्रियंका जी के हाथों को मजबूत बनाएगी। यहीं से नई राजनीति की शुरुआत कर रही है, जो राजनीति एक परिवार के खेमे से हटकर दूसरे परिवार में जा रही है। एक नया विकल्प, एक नई दिशा दीजिए और वो कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के नेतृत्व में ही दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी आपके बीच में सुप्रिया सुले जी ने गार्डन में सागर भरने का काम किया है। चंद शब्दों में आदरणीय नेता प्रियंका जी के बारे में आपको बताया। हमारे मंच पर इस क्षेत्र के जाने माने वयोवृद्ध जिनके रगों में कांग्रेस का खून बहता है, कभी कांग्रेस को छोड़कर इधर नहीं गए, आदरणीय सुधाकर मिश्र जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा सीधे हमारे जो उम्मीदवार हैं, आपके घर के हैं, आपके बेटे हैं और जो इस तराई अंचल के मिट्टी में इनके अकेले पैदा होने वाले उम्मीदवार हैं, बाकी सारे उम्मीदवार आयातित हैं। मित्रों, एक बार आपके
मैं चाहूंगा इस्लाम मोहन उपाध्याय जी आए, अपनी बात को रखते हुए प्रियंका जी का स्वागत। आज इस तथागत गौतम बुद्ध की पावन धरती पे महात्मा बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज अड्डा बाजार के इस पावन धरती पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और हम सबकी अभिभावक और इस देश की शान और मान माननीय प्रियंका गांधी जी का मैं इस गौतम बुद्ध की धरती पे मैं चाहता हूं अपने इस विधानसभा नौतनवा के परिवार से कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। दीदी प्रियंका गांधी जी को ये बताना चाहता हूं कि आजादी हुए 74 साल बीत गया, इस नौतनवा विधानसभा की धरती पे जन्मा हुआ कोई विधायक नहीं बन सका। पहली बार अपने राष्ट्रीय पार्टी से यहाँ के जन्मे हुए एक भाई और बेटे को प्रत्याशी बना करके इस विधानसभा की जनता की सेवा के लिए आपने मौका देने का काम किया है। इस विधानसभा के सर्वजन समाज के हिंदू मुस्लिम सभी समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने विद्यार्थी जीवन के बाद 20 वर्ष तक सर्वजन समाज की सेवा करने का काम किया है, चाहे वो दलित समाज के लोग हो, चाहे पिछड़ी समाज के लोग हो, चाहे सवर्ण समाज के लोग हो, सभी समाज के घरों में जरूरत पड़ी है तो मेरे परिवार के लोगों ने एक एक बूंद खून दे करके भी इस विधानसभा की सेवा करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं इस विधानसभा के अपने सभी सम्मानित भाइयों को, दो बड़े बड़े गुंडे और माफियाओं को, आपने दोनों परिवार को जो बाजमगढ़ गोरखपुर से आए थे उनको आप सभी लोगों ने 5-5 बार विधायक और मंत्री संसद बनाने का काम किया। आने वाली 3 मार्च को यहाँ के जन्मे हुए इस धरती पे जन्मे हुए सदा मोहन उपाध्याय को पंजे निशान पे नीला बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी बना करके माननीय दीदी प्रियंका गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम करना है। आज मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सुप्रिया सुले जी का हम अड्डा बाजार की पावन पद्धति पे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। आज महाराजगंज की बेटी है और महाराजगंज में पूर्व सांसद पद की प्रत्याशी थी, हम सबकी घर की बेटी और बहन है। इस अड्डा बाजार की सप्तमी पे माननीय सुप्रिया सुले जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। इस विद्यालय के प्रबंधक माननीय श्री सुधाकर मिश्र जी जो हम लोगों के अभिभावक हैं और हम लोगों के परिवार के हैं, मैं आज इस महात्मा बुद्ध की पावन धरती पे माननीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख, माननीय पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष माननीय श्री सुधाकर मिश्र जी को प्रणाम करते हुए मैं चाहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने परिवार के वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता का हार्दिक और अभिनंदन और वंदन करे। मैं अंतिम शब्दों में अपने विधानसभा नौतनवा के भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरा तीसरा चुनाव है। अगर आपने 3 मार्च को मुझे अपने महादान का मतदान नहीं दिया तो सदा मोहन उपाध्याय की राजनीतिक हत्या हो जाएगी, इस बात का संदेश देना चाहता हूं। मैं भी आपकी सेवा करते करते 20 साल समाज में थक चुका हूं। इन बड़े बड़े गुंडे और माफियाओं के बीच में संघर्ष कर रहा हूं। माननीय दीदी प्रियंका गांधी जी का हमें
में सहयोग है। हमारे बीच में प्रदेश और जिले से लेकर के ब्लॉक और गांव के सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और सम्मानित लोग, सर्व समाज के लोग लगे हुए हैं। आप सभी लोगों का प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का नमन बंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए आपका नमन बंदन करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश उपाध्याय जी का। आप लोगों ने ओजस्वी भाषण सुना। भगवान बुद्ध के ननिहाल में अगर भगवान बुद्ध की प्रतिमा और भगवान परशुराम की प्रतिमा आदरणीय प्रियंका जी को भेंट नहीं किया जाएगा तो ये दौरा अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे उम्मीदवार सदा मोहन उपाध्याय जी, भगवान बुद्ध की प्रतिमा और मुकेश उपाध्याय जी भगवान परशुराम की प्रतिमा और हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष राजमान जी लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा और मुलायम जी जो है आदरणीय प्रियंका जी को भेंट करें। उसके बाद प्रियंका जी आपके पीछे बात कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी हाथ उठा के बोलिए, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी। मोहर मारो तान के, मोहर मारो तान के। अब मैं आदरणीय प्रियंका जी को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं आए और आपको संबोधित करें। आदरणीय प्रियंका जी। विजय सिंह जी, श्री त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी, श्री जयप्रकाश गुप्ता जी, आप सबको इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए, चुनाव आ गया है, ऐसे हेलीकॉप्टर में बहुत सारे मेरे जैसे नेता आ रहे हैं, आपको धूम चला रहे हैं, और राजनीति धड़ाधड़ चल रही है पूरे प्रदेश में। अलग अलग तरह के राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं? बड़ी बड़ी घोषणाएं भी होती है चुनाव के समय। कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो घोषणा करते हैं और उनको पूरा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो घोषणा करते हैं और फिर छूट जाते हैं। सब आप देख चुके हैं। आपने अपने जीवन काल में हर तरह की राजनीति देखी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 30 सालों से आपने सारे लगभग जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी सरकार आपने बना दी और आपने देख भी लिया कि उन्होंने किया क्या नहीं किया। पहले आपने बसपा को चुना, बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनी, उसके बाद समाजवादी दल और अब भाजपा। सबका काम आपने देख लिया। इन तीनों में एक और चीज देखी होगी आपने कि इनकी राजनीति धर्म और जाति पे आधारित है। बसपा आती है, उसके नेता आते हैं आपके सामने जाति के आधार पर
सही है? हाँ? सही है? नहीं तो पिछले 30 सालों में आपके प्रदेश में ये राजनीति फूलती फलती नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर धर्म और जाति की इतनी बड़ी जगह इस प्रदेश के राजनीति में है, तो विकास में भी होगी, है? तो बताइए, जब समस्याएं आती हैं उसमें है, जब महंगाई आती है, तो क्या आपके घरों में आके खटखटा के देखती है कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है, देखिए इसके घर जाए कि नहीं? पूछती है महंगाई? पूछती है? जब सड़क बनती है तो सड़क पे क्या लिखा होता है कि सिर्फ एक धर्म एक जाति के लोग चल सकते हैं, बाकी नहीं चल सकते? नहीं होता ना ऐसे। जब बिजली के तार में बिजली आती है तो या तो सबके घर में आती है, किसी के भी नहीं आई। जब बीमारी आती है तो क्या बीमारी पूछती है कि भाई किस धर्म के हो? अच्छा, मैं इस घर को छोड़ देती हूँ, चलो मैं उस परिवार में जाके बीमार कर देती हूँ। पूछती है बीमारी, बेरोजगारी पूछती है, तो महंगाई नहीं पूछती, बेरोजगारी नहीं पूछती, बीमारी नहीं पूछती। छुट्टा जानवर पूछता है कि किसका खेत है? क्या वो आके कहते हैं कि भाई इस धर्म का खेत है, भाई इसको छोड़ो, उधर जाके चल लेते हैं? पूछता है? नहीं पूछता ना। तो ये नेता बार बार आके आपको धर्म और जाति की बात क्यों करते हैं आपके सामने? ये नेता आके आपसे धर्म और जाति के आधार पर वोट क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? विकास करना है तो सबके लिए करना, सड़क बनानी है तो सबके लिए बनाएंगे, राशन देना है तो सबको देंगे, बिजली देनी है तो सबको देंगे, रोजगार देना है तो खोलेंगे, सरकारी रोजगार देने हैं तो खुल जाएगा, सब लेंगे। कहीं कहीं आरक्षण है, ठीक है, बाकी सब लेंगे। सही बात है कि नहीं? कभी आपने सोचा है कि ऐसी राजनीति क्यों हो रही है प्रदेश में? कभी सोचा है? क्योंकि राजनीति का मकसद क्या होता है? नेता का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? जनता का विकास, जनता की सेवा, नहीं तो होता है धर्म नेता का। तो ये बातें क्यों हो रही है आपके प्रदेश में? अरे किसका फायदा हो रहा है इससे? कभी सोचा? कभी ये सोचा है कि इसका नुकसान हो रहा है आपको? इसका फायदा सिर्फ उन राजनीतिक दलों के नेताओं का हो रहा है, सिर्फ उनका हो रहा है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो उनको विकास की बात करने की जरूरत ही नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो आप तो पूछेंगे ही नहीं कि सड़क क्यों नहीं बनाई, पानी क्यों नहीं दिलवाया, छुट्टे जानवर की समस्या से छुटकारा क्यों नहीं पाए हमें खाद क्यों नहीं मिल रहा है, उपज का दान क्यों नहीं मिल रहा है, आप तो पूछेंगे ही नहीं। नेता आएंगे, भाषण दे देंगे बड़ा, धर्म पे या जाति पे आपके जज्बात उभरेंगे, आपको लगेगा कि ये सही कह रहे हैं, चलो भैया धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर दे देते हैं वोट। नेता जान गया है भाई और बहनों, नेता को बड़ा समझदार चतुर होता है, वो जान गया है 5 सालों के बाद मुझे तो वोट धर्म पे ही मिलना है, मुझे तो वोट जाति पे ही मिलना है, मैं काम क्यों करूं? और ये पूरी आदत आपने दिलवाई है इन सब नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को। ये जो आपने जो परंपरा शुरू कर दी ना कि ये मेरे जात का है इसी को दे देता हूँ, ये मेरे धर्म का है इसी को दे देता हूँ, ये कह रहा है मेरी धर्म का सुरक्षा करेगा और मैं इसी को दे देता हूँ। अरे इतनी हिम्मत हो गई है इनकी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको लोग कहते हैं कि बहुत ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है, लोग डरते हैं कि इनके बारे में किसी ने कोई गलत चर्चा कर ली किसी बंद कमरे में तो इनको पता चल जाएगा। ये हिम्मत करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते आके इन्होंने कहा, हमारे सर्वज्ञानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
किसान कैसे मर रहा है, कोई नहीं आया आपसे पूछने के लिए कि खाद नहीं मिल रही है। हम आपको दिलवा सकते हैं, महंगाई बढ़ रही है, हमें इसे घटाना है, रोजगार दिलवाने हैं, आपको अपने पैरों पर खड़ा करना है। छुट्टा जानवर खेत खाया जा रहा है, कोई निकला तक नहीं। अत्याचार हुए महिलाओं पे, हाथरस में, उन्नाव में, शाहजहांपुर, कौन निकला? क्या सरकारी मंत्री, सांसद, विधायक निकले? कोई नहीं निकला, कोई नहीं निकला। अखिलेश यादव जी नहीं निकले, मायावती जी नहीं निकली। अरे सबकी आदत खराब है, सबकी आदत खराब कर डाली आपने। सब जानते हैं कि हमें जब वोट ही नहीं मिलना जनता की समस्याओं को सुलझाकर, तो हम निकले ही क्यों? आप रोजगार के लिए आप परीक्षाएं देते हैं, नौजवान परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार है उसमें। तमाम नौजवान सालों को बर्बाद कर चुके, अपने करियर खत्म कर चुके इंतजार में कि नियुक्ति हो जाएगी। परीक्षा दी है, पैसे खर्चे हैं, मेहनत की है, कुछ नहीं होता। किसी ने सुलझाई ये समस्या? किसी ने नहीं सुलझाई। अब आप पर निर्भर है। देखिए, आपको एक ऐसी नीति चाहिए जो आज की सरकार की नीति है। इनको मैंने कहा, आपको समझ गए, जाति और धर्म के आधार पर वोट मिलेगा, काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी एक और बहुत बुरी नीति है जो आप समझ नहीं रहे। इनकी सारी की सारी नीतियां अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए बनी। आप कहेंगे इससे क्या फायदा होता है इनका? मैं फायदे बताता हूँ, गिनाती हूँ। इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, जिनको इन्होंने देश के सारे हवाई अड्डे बेच डाले, सारे बंदरगाह बेच डाले, सारी ऐसी संस्थाएं बेच डाली जिसमें से रोजगार मिलते थे, DHEL, HAL, NTPC, रेलवे, नाम लीजिए, बेच डाले। और इन्हीं 2-3 लोगों को ये लोग उनकी पार्टी के फंड करते हैं और यही लोग मीडिया को चलाते हैं। तो जो सामने आपके सामने रोज रोज टीवी पे दिखता है, रोज रोज विज्ञापन दिखते हैं, रोज रोज ये दिखता है कि मोदी जी ने ये कर डाला, योगी जी ने वो कर डाला, उत्तर प्रदेश में लखपति भर डाले, यहाँ पे विकास हो गया, सड़कें बनाई है, घर डिपार्टमेंट सब रईस हो गए। ये जो आपको दिखाने वाली बात है ना, ये वही करते हैं। और इससे इनका सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है? अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। आपकी गरीबी से, आपकी बेरोजगारी से यही सरकार लाभ उठा रही है। अब आप पूछोगे कैसे? कैसे? मैं बताती हूँ। जब तक आप गरीब रहोगे, जब तक ये तमाम यहाँ खड़े हुए नौजवान बेरोजगार रहेंगे, पेट खाली रहेगा, अंदर गुस्सा बढ़ेगा, अंदर नाराजगी बढ़ेगी, निराशा बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा। और जब पब्लिक में, खास तौर से जब नौजवान के अंदर गुस्सा होता है, तो उसको भटकाना, उसको जाति और धर्म के आधार पर गुमराह करना बहुत आसान होता है। बहनों और भाइयों, बहुत आसान होता है। कोई भी 20-21 साल के बच्चे का माँ बाप बता देगा, जब तक वो बच्चा व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है, कमाई कर रहा है, तब तक सब सही है। जैसे ही वो बच्चा घर के बैठकर आलसी हो जाता है, कुछ नहीं करता, निकम्मा हो जाता है, तब सारी समस्याएं शुरू होती हैं। क्योंकि उसमें वो नाराजगी बढ़ती है, गुस्सा होता है, लड़ लेता है माँ बाप से, बाहर जाके कुछ गलत भी कर डालेगा। इसका फायदा उठाया जा रहा है। ये राजनीतिक दल जो आपके जज्बातों को उभारना चाहते हैं, इनका सबसे बड़ा फायदा आपकी गरीबी और आपकी बेरोजगारी से
और इनकी नीति है जानबूझ के ही आपको बेरोजगार रख रहे हैं, जानबूझ के आपको गरीब रख रहे हैं। ये खुश है कि और किसी चीज का बोलबाला ही नहीं है इस प्रदेश में, सिर्फ धर्म और जाति पर चले। बहुत खुश है, बहुत खुशहाल है। इनके बच्चे बड़े बड़े पाठशालाओं में पढ़ते हैं, जाते हैं विदेश अपनी पढ़ाई करने, किसी बिजनेस वालों के साथ बिजनेस भी कर लेते हैं। लेकिन आपके बच्चे तो वहीं के वहीं रहे हैं ना इतने सालों से। आपके यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। समझ लीजिए कि आपके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है। बंद कर डालिए इस राजनीति को, बहुत हो गया है। धर्म और जाति की राजनीति बंद करिए, विकास और सिर्फ विकास की राजनीति लाइए अपने प्रदेश और अपने देश में। भर्ती की प्रक्रिया धूमिल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम इसको पारदर्शी बनाएंगे। हर भर्ती के लिए परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति के दिन पहले से जॉब कैलेंडर में जाएगा। जो अधिकारी इससे खिलवाड़ करेगा कानून लाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई पेपर लीक करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। किसी नौजवान के सालों साल बर्बाद नहीं करने देंगे। हम कह रहे हैं इन्होंने, आपको मालूम है 12 लाख सरकारी कर्मचारी रखे 5 सालों से, और आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि आपके सामने खड़े होकर कहते हैं रोजगार देंगे। 70 लाख रोजगार बोला था इन्होंने वचन दिया था आपको 70 लाख रोजगार देंगे। आज आपके सामने खड़े होकर कह रहे हैं 4 लाख भी नहीं बना पाए। सच्चाई ये है कि 12 लाख पद खाली है। अरे भाई 12 लाख पद खाली है, 12 लाख बेरोजगार युवा तो प्रदेश में कहीं भी मिल जाएंगे। आप हाथ उठाइए कितने बेरोजगार हैं। 1000 तो यही है, आपको दिखे नहीं, आप तो देखना नहीं चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी कह रही है सबसे पहले वो 12 लाख पद भरेगी और आपको पूरा खाका तैयार करके दिया है कि 1 लाख पद कहाँ है, 50 लाख पद कहाँ से आएंगे, ताकि आप जाने ये फुसलाने वाली बात नहीं है। 8 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे। जो मेरे नौजवान साथी हैं, अगर आप में से कोई बिजनेस करना चाहे, छोटा कारोबार शुरू करना चाहे, खास तौर से अगर आप पिछले महीना दलित वर्ग के हैं, 5 लाख रुपए सरकार आपको 1% ब्याज पे देगी, ताकि आपको साधन मिलेगा, आप अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। अगर कहीं हुनर है, जैसे मुरादाबाद में पितल का हुनर है, कानपुर में लेदर का हुनर है, वहाँ पे उस हुनर के लिए सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और उस हुनर को बढ़ाने के लिए जो भी नौजवान अपना छोटा छोटा बिजनेस करना चाहे उसको पूरी सुविधा देगी सरकार। हम कह रहे हैं कि मेरे किसान भाई, हम जानते हैं कितनी त्रस्त हो आप, कितनी परेशानियां हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने एक योजना बनाई कि कैसे छुटकारा पा सकते हैं आप छुट्टे जानवर से। पता है क्या किया? सुन लीजिए ध्यान से। पब्लिक को कहा कि आप अगर छुट्टे जानवर को आप देखभाल करेंगे तो सरकार आपसे 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। गोबर खरीद के गोबर गैस बनाएगी, खाद बनवाएगी, स्वयं सहायता समूहों से आप देखभाल करोगे, आपकी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी और उसके गोबर का इस्तेमाल भी हो जाएगा। आपको मालूम है कि 3 साल के अंदर अंदर कोई छत्तीसगढ़ जाए कोई छुट्टा जानवर नहीं मिला। हम कह रहे हैं यही योजना यही लागू करेंगे। यहाँ की सरकार ने क्या किया? गौशालाएं बनाई, चारा नहीं दिया, पानी नहीं दिया, छत भी नहीं दिया गाय के लिए। हमने वीडियो देखे हैं, तो जेसीबी से उठाकर गाड़ा जा रहा है जिंदा और उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। ये है इनका धर्म, जो सिर्फ राजनीति के लिए, वोटों के लिए चलता है। गाय को जानवर चल रहे हैं, खा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? वीडियो चले खूब सारे, पिछले साल आपने भी देखे होंगे। गाय पड़ी है, घाव है, उसके खाना नहीं मिला है, हड्डी हड्डी हो रही है और जंगली कुत्ता उसको खा रहा है। ये है इनका धर्म। समझ लीजिए आपके सामने क्या हो रहा है। इस समस्या को सुलझाना था
गैस सिलेंडर दे दिया है और इनका काम खत्म। आप उसको भर नहीं पा रही हैं। आपको नया सिलेंडर जब खरीदने जाए तो 1000 रुपये लगते हैं। आप काम कर रही है, सुबह शाम मेहनत कर रही है खेतों में, घर पे। आपको कोई सशक्त करने की बात करता है? आपके लिए पाठशालाएं बनाने की बात कोई नहीं करता। उसी वजह से कांग्रेस पार्टी कह रही है हर जिले में एक केंद्रीय विद्यालय जैसा महिलाओं के लिए विद्यालय बनेगा, जहां आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी और आपको हुनर की भी शिक्षा मिलेगी। हम कह रहे हैं 40% रोजगार सरकारी बहनों को मिलेंगे पहले के आरक्षण के तहत, ताकि आप सशक्त हो। आशा बहुएं, आंगनबाड़ी की बहनें योगी जी के पास दरख्वास्त ले गई उनकी मीटिंग में, ऐसे ही तो बेरहमी से पुलिस ने पीटा। कांग्रेस पार्टी ने उसी महिला को चुनाव लड़ाया। हमने उसी महिला को कहा तुम्हें पीटा ना, तुम अपना हक मांग रही थी, सत्ता तुम अपने हाथों में ले लो, अपने हाथों में ले लो, क्योंकि ये सत्ता तुम्हारी काम की नहीं है। तुम्हें पीटती है, तुम पर दमन करती है, तुम्हें मारती है, जब तुम अपना हक मांग रही हो। हम कह रहे हैं कि आशा बहुओं और आंगनबाड़ियों को 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। हम कह रहे हैं कि आज आप अस्पताल में जाती हैं, ब्लॉक का अस्पताल है, PHC है, उसमें आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है। क्या बताएंगे आप अपनी समस्याएं पुरुष डॉक्टरों को? किसी ने सोचा है कि आपके लिए महिला डॉक्टर होनी चाहिए, महिला नर्स होनी चाहिए? हम कह रहे हैं कि हर ब्लॉक के अस्पताल में हम ये सुविधा उपलब्ध करना चाहते हैं। आप पर अत्याचार होता है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा है, और जब अत्याचार होता है तो उल्टा महिला को फिर से जलील किया जाता है, उसके परिवार को दबाया जाता है, अपराधी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होता। हम एक कानून लाएंगे कि अगर 10 दिन के अंदर FIR अपराधी के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ तो जिसने रोका है उस अधिकारी का सस्पेंशन किया जाएगा। हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। इस सरकार ने कहा है गैस सिलेंडर, हम कह रहे हैं 3 ले लीजिए। हम छात्राओं को कह रहे हैं मोबाइल फोन ले लीजिए, स्कूटी ले लीजिए, सशक्त बनिए। और हमारी घोषणाएं भाजपा को भी पसंद आ गई है, उन्होंने लेकर अपने घोषणा पत्र में भी डाल दिया। और खुश है, चलो हमने आवाज उठाई महिलाओं के लिए, अब ये भी बोलने लग गए, क्योंकि अब इनको लगने लग गया है कि अगर महिलाओं ने गलती से वोट किसी और को दे दिया तो ये कहा के रह जाएंगे। तो असलियत ये है भाइयों, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों के लिए आपकी जो बिल है बिजली की वो आधी की जाएगी सबके लिए। और अगर कोरोना पर कुछ बकाया था और आप बहुत जरूरतमंद हैं, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि कोरोना के बकाये, बिजली के बकाये के लिए आपको कर्ज लेना पड़ा, तो हम उस बकाये को भी साफ कर देंगे। ये जो सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं ये अपने दोस्तों को बेच रहे हैं ना, ये हम रुकवाएंगे। जो संस्थाएं कमा रही हैं, जो अच्छी चल रही हैं, वो पब्लिक की संस्थाएं, उनको बेचने नहीं देंगे। हम रोकेंगे इसको, ताकि आपको रोजगार मिले, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो। इस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद किया किसके साथ? इस देश के किसानों के साथ। यहाँ जितने भी आप किसान बैठे हैं, आपके पूर्वजों ने खून पसीना बहाकर अंग्रेजी साम्राज्य का सामना किया और इस देश को आजाद बनाया। किस लिए? किस लिए? ताकि कोई और आपको गुलाम बना दे। कोई ऐसी सरकार जो जानती है कि धर्म और जाति के आधार पर राज करती रहेगी और आप गुलाम बन जाओगे, गरीब रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपने लिए। क्या इसलिए आजादी दिलवाई थी इन लोगों ने? आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने शहीद होकर? नहीं, इसलिए नहीं थी। वो आजादी इसलिए थी ताकि आप जैसे सारे एक एक देशवासी आजाद हो, अपने हक को मांगने के लिए आजाद हो।
समस्याओं को सुलझाने के लिए आजाद हो, उसकी अपनी कमाई हो, उसका रोजगार हो, वो विकसित हो, वो सक्षम हो, वो सशक्त हो। इसीलिए आजादी दिलवाई थी, इसलिए नहीं कि कुछ झूठे नेता आप लोगों का राज करे और आपको गरीब से गरीब बना डाले, इसलिए नहीं की आजादी। अब आप इन बातों को ध्यान से समझ लीजिए। बदलाव आप ही ला सकते हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति आपका वोट है। ये वोट आप व्यर्थ में डाले जा रहे हैं बार बार। ये वोट जा रहा है उन लोगों को जो जानते हैं कि आपके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस बार अपना वोट अपने विकास के लिए डालो, इस बार अपना वोट अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए डालो। इस बार समझदारी से, पूरी जिम्मेदारी से आने वाली पीढ़ी के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए, अपने प्रदेश को विकसित करने के लिए अपना वोट डालो। इसको व्यर्थ मत करो बहनों और भाई। सबसे बड़ा पाप हो जाएगा ये अपने प्रति और किसी के प्रति नहीं, आपके अपने प्रति, क्योंकि कोई आपका विकास नहीं कर रहा है। ये प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश में, सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे उपजाऊ जमीन, सबसे ज्यादा नौजवान, सबसे ज्यादा ऊर्जा और सबसे पीछे है। इसको आगे बढ़ाओ, विकसित बनाओ, अपना भविष्य मजबूत बनाओ। यही सब बातें कहने के लिए मैं यहाँ आई थी। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आप हमारे घोषणा पत्र पढ़िए, आप देखिए, सुनिए हमारे नेताओं की बात कि क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। आप सोचिए कि अच्छा ये ऐसा कह रहे हैं, क्या जहाँ इनकी सरकार है इन्होंने ऐसा किया है? देखिए, समझिए, जागरूक हो जाइए और तब अपना वोट डालिए। आपके लिए कुछ नहीं किया है इस सरकार ने, समझ लीजिए कि आपके साथ बहुत विश्वासघात हो रहा है। मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि आप जिम्मेदारी से ये वोट डालेंगे। हमारी बातें अच्छी लगी तो हमारी पार्टी को आगे बढ़ाओ। हमारे एक नेता हैं, प्रत्याशी हैं यहाँ, सदा मोहन उपाध्याय जी, इनको जिता के देखो 5 साल का मौका दो। 5 सालों में तो आपने देख लिया है, कुछ नहीं हुआ आपके लिए। अब एक मौका दो, देखो क्या करते हैं। नहीं करेंगे तो इनको भी निकाल देना। यही आपकी आदत होनी चाहिए। आखिर बात में यही कहना चाहती हूँ, अगर आदत डालनी ही है ना नेताओं में, तो ये आदत डालो कि आपके सामने अगर कोई घोषणा कर दी, अगर कुछ कह दिया, कोई वचन दे दिया और 5 साल बाद उसे पूरा नहीं किया, तो आदत डालो कि उसको दोबारा वोट नहीं दोगे, उसको जवाबदेह बनाओ। क्योंकि इस लोकतंत्र में नेता जनता के प्रति जवाबदेह है, यही हमारे संविधान में। आप सबको बहुत बहुत